नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिटेल सेक्टर पे। ये जो पेंडेमिक आया हुआ है इसका क्या असर पड़ा है। अभी हाल ही में एक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने एक एनालिसिस किया हुआ है और ये डेटा सारा जो है वो उन्होंने यूएस से लेके, यूएस के मुख्तलिफ इदारों से लेके उस डेटा को उन्होंने टैबुलेट किया है और उसके हवाले से कुछ बहुत ही जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं होशरुबा इंकशाफात उन्होंने अमेरिका की रिटेल सेक्टर की इकॉनमी के साथ जो है वो क्या है कि रिटेल सेक्टर का उनकी इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, इस पे तो बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप तक मज़ीद नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहे और हमारा ये सिलसिला जो है ये बरकरार रहे, वीडियोज़ के ज़रिए आपके साथ मुलाकात का ये सिलसिला बरकरार रहे। अच्छा जनाब, मसला अब अमेरिका की इकॉनमी के अंदर ये हुआ है कि वहाँ पे रिटेल सेक्टर जो है उसने बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शो करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने ख़रीदारियाँ जो है वो बंद कर दी हुई है और ये ख़रीदारियाँ उन्होंने, और इसका जो अप्रैल के महीने का और मई के महीने का आ रहा है, मई का तो अभी कंप्लीट नहीं आया लेकिन अप्रैल के महीने का जो आ रहा है ख़रीदारी उनकी बंद करने वाली बात, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग किस्म की सिचुएशन है। और उसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एलिवेट हुआ है, वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए हर हफ्ते लाखों की तादाद में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी तादाद जो है वो कई मिलियंस में जाके पहुंच चुकी है। और इस वजह से अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर अब जो सिचुएशन है वो इस तरह की आ गई है कि कंज्यूमर जो है वो कुछ ख़रीदने से गुरेज कर रहा है। मतलब परचेजिंग पावर जो है वो, जो लोग जॉबलेस हो गए हैं, जो अभी हुकूमत से मदद लेने के लिए जिन्होंने अप्लाई किए हुए, अब वो लोग जो है वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे। तो उस स्पेंडिंग के ना करने से, और फिर ये सिर्फ इस तरह की बात नहीं हो रही कि ये अभी स्पेंडिंग नहीं कर रहे, बल्कि इसका ये अगले मतलब इस साल तक इसकी रिकवरी का भी कोई चांसेस नहीं है। जो एनालिसिस जो है वो बता रहे हैं कि इस साल तक इसकी रिकवरी का कोई भी चांस नहीं है। और अमेरिका, आपको बताते चलूँ कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंज्यूमर इकॉनमी है। अगर आप उनके इकॉनमी के अंदर से कंज्यूमरिज्म को हटा देंगे तो उनकी इकॉनमी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मफलूज होकर रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे मफलूज होकर रह सकता है और कौन कौन सा हिस्सा जो है उनकी इकॉनमी का पर्टिकुलरली हिट हुआ है। आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे कि तेल की कंपनी से ये हो रहा है वो, तो ये हम आम आदमी की बात कर रहे हैं इस वक्त कि अमेरिका में आम आदमी जो है वो किस तरीके से हिट हुआ है। ठीक है, ये जो पिछले महीने अप्रैल के अंदर जो इनका रिटेल सेक्टर में जो 16.4% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है, ये 2012 के बाद जो है 2012 के लेवल पे तकरीबन ये आ गया। अगस्त 2012 में इस किस्म की एक चीज़ देखी गई थी, लेकिन ये उससे भी एक बड़ा है और मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये उससे बड़ा क्यों है। आगे जाके एक और भी बड़ी होशरुबा किस्म की एक बात आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि उनके सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीज़ें हिट हुई है। देखें, जो आम दुकानदार होता है, जो जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स कहते हैं, जो आम गली कूचों में जो दुकानें होती हैं या छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं जिसमें लोग जाके ख़रीदारियाँ करते हैं, उस किस्म के जो बिज़नेसेस हैं अमेरिका के अंदर उसको सबसे ज़्यादा हिट पड़ा है। उसमें फिर क्लॉथिंग की इंडस्ट्री जो है उसमें तकरीबन 78.8% डिक्रीज़ आया है। मतलब 78.8% डिक्रीज़ का मतलब है कि अगर पहले 100 लोग दुकान पे जाके कोई चीज़ ख़रीदते थे तो अब सिर्फ 22 लोग जा रहे हैं ख़रीद रहे हैं या 21 लोग जा रहे हैं ख़रीद रहे हैं। ठीक है, ये इसका ये मतलब है। फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी 60% कमी हुई है। लोगों मतलब कारोबार में लोग नहीं जा रहे, ख़रीद नहीं रहे, तो 60.6% इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारोबार के अंदर जो है, जो लोग इससे वाबस्ता हैं, शोरूम्स हैं, स्टोर्स हैं, लोग वहाँ पे जाके ख़रीदते थे, वो भी इससे मुतासिर हुए हैं, तो वो भी नहीं खरीदे। फिर फर्नीचर में 58.7% का फ़र्क पड़ा है। तो आम जो फर्नीचर बनाने वाला, बेचने वाला कारखाना है, जो भी है, उस पर भी इतना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नॉन स्टोर रिटेलर्स हैं, मतलब जिनका स्टोर नहीं है, वो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, उनमें फिर ग्रोथ नज़र आई है 8.4% की। जो लोग वहाँ नहीं जा रहे वो फिर आम
जगहों पे ऑनलाइन ऑर्डर्स दे के चीज़ें मंगवाते हैं, तो वहाँ पे वो जो चीज़ है वो 8.4% है। लेकिन अगर आप परसेंटेज को देखें, एक 78% डिक्रीज़ हुआ है, एक 60% हुआ है, एक 58% हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। तो यहाँ पे 8.4 का इंक्रीज़, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो लोग स्टोर से जाके नहीं ख़रीदते वो सारे के सारे अब यहाँ से ख़रीद रहे हैं। परचेजिंग पावर फिर भी कम है। ये 8.4% का इंक्रीज़ जो है ये उन डिक्रीज़ को मैच नहीं करता, तो ये फिर भी कम है, ठीक है। और इस तरीके से जो ग्लोबल डेटा डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल डेटा रिटेल है नील सॉन्डर्स, वो बता रहे हैं कि ये सारा साल तकरीबन इस तरह हमें देखने को मिलेगा और शायद 2021 के अंदर फिर रिकवरी जो है वो हमें नज़र आए। फिर इसके साथ सिर्फ ये मसला नहीं है, फिर ये तो सप्लाई चेन है ना। अगर यहाँ से कंज्यूमर ख़रीदेगा नहीं तो वहाँ से जो प्रोड्यूसर बना रहा है, प्रोड्यूसर क्या बना के दे रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तो नीचे ख़रीद नहीं रहा है, डिमांड ही कम हो गई है। तो फिर इसका फ़र्क इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ा है। ये सिर्फ कंज्यूमर के ना ख़रीदने के अब फ़र्क छोटे दुकानदारों पे नहीं पड़ रहा, बल्कि अब बड़ी इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। और फिर उसमें जो फेडरल रिजर्व इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है वो 11.2% तक गिर चुका है। ये वो बड़ी ख़तरनाक बात है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 11.2% तक अप्रैल के अंदर ये गिरा है और ये 101 साल की तारीख़ में, अमेरिका की पिछले 101 साल की तारीख़ में एक महीने के अंदर सबसे बड़ा परसेंटेज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गिरावट का, जो ये 11.2% गिरा है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक अलामत है कि पिछले 101 साल के अंदर अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन कभी इस लेवल पे नहीं गिरी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, जो अभी हमें पिछले अप्रैल के महीने में नज़र आई है ये। और फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा हिट हुई हैं, अब वो जो प्रोडक्शन गिरी है उसमें हिट कौन सी चीज़ें हुई हैं, देखें उसमें फिर ऑटो सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, ठीक है। डेट्रॉयट के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कार्स की और ऑटो प्रोडक्शन जो है वो 70% उसके अंदर डिक्रीज़ आया। तो उसके साथ रिलेटेड जितने लोग होंगे फिर उनकी जॉब्स पे आप खुद इमेजिन करें कितना फ़र्क पड़ेगा। और जब उनकी जॉब पे फ़र्क पड़ेगा तो फिर उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा एक साइकिल, ठीक है, वो फिर कम ख़रीदेंगे और फिर ये तो एक साइकिल है। और इस साइकिल से अब निकलना जो है वो उसके लिए डेफिनेटली उनके पास रिसोर्सेज है, वो पैसा इसमें पंप कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क है, एक अपहिल टास्क है जो कि उनको सरअंजाम देना है। फिर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो 13.8% जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो गिरी है, ठीक है। और ये पिछले अप्रैल के महीने के पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले में 18% लो चल रहा है। ये वाला अप्रैल जो है जो गुजरा है, पिछले साल के अप्रैल के महीने में ये 18% लो पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि आप ये इकोनॉमिक इंडेक्स जो होते हैं ये बजट के साथ रिलेटेड होते हैं, तो इसमें तकरीबन आप पिछले साल के उस पीरियड के साथ इस साल का वो वाला पीरियड एनालाइज करके फिर आप कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही और कैसी जा रही है चीज़ें। तो वो इस वजह से पिछले साल के अप्रैल का रेफरेंस देना इसमें ज़रूरी था। जनाब ये तो ये बात हो गई है, ठीक है। फिर जो जैसे कि मैं अपने बाकी व्लॉग्स में अक्सर ऑयल और गैस की बात कर रहा होता हूँ कि ऑयल में कितना परसेंट गिरावट आया है, तो ड्रिलिंग जो है वो 28% उनकी जो है वो कम हो गई है अमेरिका की, क्योंकि डिमांड नहीं है। ऑयल की प्राइसेस खैर अब तो ऊपर जाने लग गई है, लेकिन ये अप्रैल की बात है तो उन दिनों तो आपको नेगेटिव में भी जाती हुई नज़र आ रही थी। तो अप्रैल के अंदर ड्रिलिंग जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी, ठीक है ना। और फिर जो मेटल इंडस्ट्री है उसमें 20% का डिक्रीज़ आया। मतलब मेटल इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जो है वो जो बनती है, मैन्युफैक्चरिंग अगर बन रही है तो उसके लिए मेटल चाहिए, जो बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है ना। उसके अंदर प्राइमरी मेटल्स जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिक्रीज़ आया है क्योंकि वो चीज़ें नहीं बन रही बड़े स्केल पे, गाड़ियों की कंपनियाँ बंद है, एरोस्पेस वगैरह ये सारी जो है उसमें गिरावट आ गई है बनने की तरफ, तो उसकी डिमांड कम हो गई। तो इस वजह से जो मेटल इंडस्ट्री चेन इफ़ेक्ट है, आप सप्लाई चेन को आप देखें उस पर फिर वहाँ पर फ़र्क पड़ा है, वो भी एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। हाँ, एक जो उनके लिए इस वक्त एक ख़बर है जो कि अच्छी खबर उनके लिए साबित हो सकती है, वो है कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक ने एक सर्वे किया है, उसमें वो बता रहे हैं कि जो इंडेक्स है उनका वो 30 पॉइंट्स पे ऊंचा चला गया है मई के अंदर, ठीक है ना। अप्रैल के मुकाबले में मई में इंडेक्स 30 पॉइंट्स ऊपर गया है अप्रैल के मुकाबले में, लेकिन ये फिर भी -48.5% पे है, मतलब ये भी पॉजिटिव में नहीं आया ऊपर जाने के बावजूद भी, ठीक है ना। ये तो एक वो बात हो गई है।
अभी जो जितना भी ये शार्पली ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया है इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उनकी इकोनॉमी के अंदर कहते हैं कि ये 2021 से पहले किसी भी सूरत रिकवरी के काबिल भी नहीं है। रिकवरी भी इसकी 2021 में जाके कहीं शामिल स्टार्ट होगी, और वो भी जब देखा जाएगा कि कोरोना का सेकंड वेव कैसे आता है, नहीं आता, तो फिर उसके बाद ये रिकवरी जो है ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये रिकवरी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से इसमें शार्प एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया ना, रिकवरी ऐसे नहीं होगी कि ये वापस ऐसे उठेगी, बल्कि ये आई तो ऐसे है, अब ये आराम आराम से जिग जैग में कभी ऊपर कभी नीचे जाके तो पता नहीं कितने अरसे में बाद में उठती है। मतलब ये ऐसे वी शेप में नहीं उठेगी वापस, कि नीचे गिरी फिर वापस ऊपर उठी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि झटके अभी इकोनॉमीज़ को लगने हैं, और पर्टिकुलरली वो बड़ी इकोनॉमी है तो उसको बड़े झटके लगेंगे। बाकी जो हम छोटे ममालिक हैं, हमारी इकोनॉमीज़ तो ना पहले इतनी थी ना अभी भी हैं, तो हमें तो छोटा झटका भी ले डूबता है और छोटा सा बेनिफिट भी हमें बहुत खुशी, मतलब $2 अरब अगर हमें कहीं से मिल जाते हैं तो हम लोग जो है वो खुशी से पूरी कौम नाचनी शुरू कर देती है। हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर देती है कि हमें $2 अरब मिले, क्योंकि इकोनॉमी छोटी है। लेकिन उनकी तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से उनके लिए ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग है, ये उनकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। और फिर एक और बात जो है, जो भी बिजनेसेस वहाँ पे अभी रिकवरी कहते हैं कि होगा, तो वो भी अभी सर्टेन नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो सोशल डिस्टेंसिंग ने हमने शुरू कर दिया हुआ है और अभी तक वैक्सीन नहीं आई हुई, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके बिजनेसेस पे क्या पड़ने वाला है, मतलब वो अभी श्योर नहीं है। तो जब श्योर नहीं है तो ये जो अनसर्टेन सिचुएशन होती है, अनसर्टेनिटी, ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि एक चीज़ अनसर्टेन है तो क्या पता ये एकदम ठीक हो जाए। ये जो अनसर्टेनिटी होती है, जो ट्रस्ट लोगों का मार्केट के ऊपर नहीं होता, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा को बाहर नहीं लेके आते, फिर उसके असरात आपको ओवरऑल इकोनॉमी पे नज़र आते हैं। तो ये इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, अगर वो अभी तक श्योर नहीं है। हाँ, इसमें एक ब्राइट साइड जो है वो थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो हुकूमत ने $2.2 ट्रिलियन जो है जो इंजेक्ट किए हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी इकॉनमी को सपोर्ट देने के लिए, उसका आम इंडिविजुअल्स पे और मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ पे जो है उसका एक पॉजिटिव, मतलब वो थोड़े से खुशहाल नज़र आते हैं कि चलो इस क्राइसिस में कम से कम हुकूमत की तरफ से ये सपोर्ट उनको मिल रही है। तो वो एटलीस्ट इतने ज़्यादा जो है वो अभी मायूसी की उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के वो उनकी कोई इनकरेजिंग नहीं है। और मेरा वो थीसिस बार बार उसकी तरफ, मैं फिर ये इस किस्म की चीज़ें जब सामने आती है तो इस वजह से मैं इस पर व्लॉग्स बनाता हूँ कि मेरा एक अपना एक मेरी अपनी सोच है कि जब हम इस तमाम क्राइसिस से निकलेंगे तो दुनिया की मईशतें जो है वो उतल पुतल हो चुकी होंगी, और पता नहीं, मतलब अब कब, पता नहीं कि वैक्सीन कब आती है, हम कब निकलते हैं। लेकिन जब भी ये सारी सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होगी, कंप्लीट नॉर्मल जैसे प्री कोविड था, उस वक्त पता नहीं कौन सी मईशत किस स्टेज पे होगी। लेकिन अमेरिका की मईशत के अंदर जितनी गिरावट नज़र आ रही है, लगता यह है कि जो मेरा थीसिस है कि या बहुत सारे एनालिस्ट की जो बातें हैं कि अब एक शक्ल जो है वो दुनिया की पॉलिटिक्स की बदलेगी, क्योंकि जितनी भी ये पॉलिटिक्स होती है इसके पीछे आपकी इकोनॉमिक पावर का होना ज़रूरी है। वरना अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर ना हो तो फिर आप की बात की वो वैल्यू नहीं रहती, फिर आपकी वो क़ुव्वत नहीं रहती जो आप समझते हैं कि आपकी है। लेकिन वो इकोनॉमिक पावर की वजह एक डोमिनेंट फैक्टर उसमें आपकी इकोनॉमी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ किसी और टॉपिक पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।